इस कहानी की लेखिका है सोनिया सैनी। आधी रात का समय था। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। कुछ देर पहले तक सामान्य लग रहा मौसम अब भयानक रूप ले चुका था। बाहर कड़कती बिजली इतनी जोरों से गरज रही थी, ऐसा लगता था अपने ऊपर ही टूट पड़ेगी। सूरज कमरे में अपनी पत्नी के साथ सोया हुआ था। अचानक ही देर रात गए उसकी नींद टूटती है तो उसे महसूस होता है जैसे खिड़की के कांच को कोई जोर जोर से पीट रहा हो। चौंक कर सूरज खिड़की की तरफ देखता है तो उसे कांच के पीछे एक भयानक सी आकृति नजर आती है। कमरे में फैली मध्यम रोशनी में कांच पर दिख रहे उस आकृति को देखकर सूरज के शरीर में ठंड की एक लहर सी दौड़ जाती है। थोड़ी हिम्मत जुटाकर सूरज लालटेन उठाकर खिड़की को थोड़ा और नजदीक से देखने की कोशिश करता है तो पता चलता है खिड़की के कांच पर अब कोई आकृति नजर नहीं आ रही थी, लेकिन खून की छींटें कांच पर दिखाई दे रहे थे। कुछ देर पहले तक कांच को खटखटाने की जो आवाज सुनाई दे रही थी वो भी अब बंद हो गई थी। सूरज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अनजान जगह है, सुनसान हवेली, और अचानक से ये भयानक दृश्य उसके दिमाग ने मानो काम करना बंद कर दिया था। इतनी रात को वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकता था, इसलिए वो एक बार फिर आंखें बंद करके अपनी पत्नी के बगल में करवट लेकर लेट जाता है और सोने की कोशिश करने लगता है। कुछ देर बाद एक बार फिर से अजीबो गरीब सी आवाज सुनकर उसकी नींद खुलती है। सूरज को ऐसा लग रहा था जैसे कि कमरे की दीवारों पर कुछ घिसने की आवाज आ रही हो। वो आंख खोलता है तो देखता है कि उसके पास सो रही उसकी पत्नी जानवी वहां से गायब है। तभी अचानक सूरज को किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। सूरज नजर उठाकर कमरे की छत की ओर देखता है तो पाता है कि जानवी छत पर मकड़ियों की तरह चल रही है और भयानक लाल आंखों से उसी को घूर रही है। जानवी, तुम वहां क्या कर रही हो और तुम वहां पहुंची कैसे? क्या हो गया है तुम्हें जानवी? सूरज के इतना कहते ही जानवी एक शैतानी हंसी हंसने लगती है और देखते ही देखते जानवी की आंखें पलट जाती है और वो अपने फूले हुए पेट की ओर देखकर अचानक से गंभीर हो जाती है। जानवी के मुंह से भयानक गुर्राहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई जंगली जानवर किसी बिल्ली के बच्चे को देखकर गुर्रा रहा हो। नहीं जानवी, नहीं, कूदना मत, होश में आओ जानवी, हमारा बच्चा तुम्हारे अंदर है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। शैतानी मुस्कुराहट को होठों पर रखकर जानवी छत से एक जोरदार छलांग लगाती है और फर्श पर कूद जाती है। पत्नी को इस तरह से छत से कूदते देखकर सूरज ये दृश्य देखने की हिम्मत नहीं कर पाता और कसकर अपनी आंखें बंद करके जोर जोर से चीखने लगता है। अगले ही पल उसे महसूस होता है कि कमरे में आसपास सब कुछ एकदम शांत हो गया है। घबराते हुए सूरज अपनी आंखें खोलकर देखता है तो पाता है कि नीचे फर्श पर तो कुछ है ही नहीं और कमरे में जानवी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। जानवी कहाँ चली गई? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? जानवी, जानू कहाँ हो? सूरज जानवी जानवी चिल्लाता हुआ अपने कमरे की बालकनी से बाहर निकलता है तो देखता है कि सामने ही उसे पीपल का पेड़ नजर आ रहा है और जानवी उसी पेड़ की एक डाल से उल्टी लटकी हुई जोर जोर से हंस रही है। सूरज, अब मुझसे भूख और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही है। देखो, वो हमारे लेफ्ट साइड में एक बड़ी सी हवेली दिख रही है और वहीं उसके आगे एक बड़ा सा छायादार पेड़ है। बस तुम ऐसा करो, वहीं पर गाड़ी साइड में लगाओ, हम लोग उसी पेड़ के चबूतरे पर बैठकर खाना खाएंगे। सुनसान इलाका है, आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा है और वैसे भी अब इस चिकन की खुशबू अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रही है। भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। जानवी के जिद करने पर सूरज गाड़ी पेड़ के पास लगा देता है और वो दोनों गाड़ी से खाना लेकर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जानवी और सूरज पेट भर के खाना खाते हैं और बची खुची हड्डियां और मांस के टुकड़े उसी चबूतरे पर फेंक देते हैं। खाना खाने के बाद सूरज, कितना सुकून है ना यहाँ पर। कुछ देर और बैठते हैं ना यहाँ। देखो ना कैसा सन्नाटा पसरा हुआ है चारों तरफ, और इंसान तो क्या, किसी पक्षी की भी चहल पहल नहीं है इस पेड़ के आसपास। ऐसा सन्नाटा आजकल कहाँ देखने को मिलता है। शहरों में तो इतना शोर हो गया है कि इंसान चाहकर भी कुछ पल शांति में नहीं बिता सकता।
जानवी की बात मानकर वो दोनों कुछ देर और वहीं पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद, जानवी, दिन बहुत तेजी के साथ ढलता जा रहा है, अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। और देखो ना, ये हवेली भी दिन ढलने के साथ साथ कितनी भयानक सी नजर आने लगी है। मुझे बहुत प्यास लगी है, पहले तुम गाड़ी से पानी की बोतल ले आओ। थोड़ा सा पानी पीकर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, तब तक मैं यहाँ की ठंडी हवा थोड़ी देर और महसूस कर लूंगी। जानवी की बात सुनकर सूरज गाड़ी की तरफ पानी की बोतल लेने चला जाता है। सूरज के जाने के बाद जानवी को ऐसा महसूस होता है कि जैसे पेड़ के ऊपर से किसी जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज आ रही हो। आवाज सुनकर जानवी अपना सर ऊपर उठाकर देखती है तो अंधेरे में उसे दो लाल चमकती हुई आंखें दिखती है जो उसे ही घूर रही होती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और अपने पति को आवाज लगाती है, सूरज, सूरज प्लीज जल्दी आओ, सूरज। जानवी की आवाज सुनकर सूरज दौड़ता हुआ आता है। क्या हुआ जानवी, आवाज क्यों लगा रही थी? इतनी घबराई हुई क्यों नजर आ रही हो? सूरज, सूरज तुम्हारे जाते ही मुझे ऐसा लगा कि पेड़ के ऊपर कुछ है, और जब मैंने नजर उठाकर देखा तो मुझे वहां पर दो लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दी। मेरी बात मानो, कुछ भयानक है इस पेड़ के ऊपर। सूरज भी जानवी के कहने पर पेड़ की तरफ नजर उठाकर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अरे एक बार आंखें खोलकर सही से देखो तो सही, ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें वहम हुआ है। सूरज के कहने पर जानवी एक बार फिर से आंखें खोलकर ऊपर की तरफ देखती है तो उसे पेड़ के ऊपर की टहनी से एक काली सी परछाई नीचे उतरते हुए दिखाई देती है, जो अचानक से उसके ऊपर छलांग लगा देती है, जिसे देखकर जानवी बहुत तेज चीखती है और बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है। अरे जानवी, क्या हुआ तुम्हें? अचानक से क्या होने लगा है? अभी तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी। एक तो मैंने पहले ही कहा था कि प्रेगनेंसी में ऐसे सुनसान जगह जाने की जिद मत करो, लेकिन तुम्हें तो आज डिनर के लिए लॉन्ग ड्राइव पर चलना था। सूरज अपने साथ लाई हुई पानी की बोतल से कुछ छींटे जानवी के मुंह पर मारता है तो जानवी होश में आ जाती है। देखा, देखा, मैं तुमसे बार बार कह रही थी कि वहाँ पेड़ के ऊपर कुछ है, लेकिन तुमने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया कि वो कैसे हमारे ऊपर कूद गया। मुझे बहुत डर लग रहा है सूरज। होश में आओ जानवी, कौन कूद गया हमारे ऊपर? अरे कुछ भी नहीं है यहाँ पर, पता नहीं तुम्हें अचानक से क्या हो गया है। अच्छा बस हम लोग यहाँ से चलते हैं, यहाँ का माहौल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सूरज के कहने पर जानवी जैसे ही जाने के लिए उठकर खड़ी होती है, अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका उसको छू कर जाता है और जानवी को ऐसा लगता है जैसे एक भारी सी आवाज उसके कान में उसका नाम पुकार कर गई है। जानवी चौंक कर इधर उधर देखती है और तभी एक बार फिर से चक्कर खाकर जमीन में गिर पड़ती है। जानवी, जानवी उठो, क्या हुआ तुम्हें? सूरज जानवी को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जानवी को होश नहीं आता है। सूरज उसको उसी हालत में गोद में ले जाकर गाड़ी में लिटाता है और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके कई बार ट्राई करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती है। क्या हो रहा है ये सब? अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सूरज चारों तरफ नजर घुमाता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। कोई और रास्ता ना दिखने पर वह हवेली में जाकर मदद मांगने के बारे में सोचता है और जानवी को गोद में लेकर हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। जानवी को सीढ़ी के पास लिटाकर वो दरवाजा खटखटाने लगता है। काफी देर तक खटखटाने के बाद एक बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लेकर दरवाजा खोलता है। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे कि तभी अचानक से मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई है। क्या रात बिताने के लिए हमको यहाँ एक कमरा मिल सकता है? हम किसी को परेशान नहीं करेंगे और सुबह होते ही किसी मैकेनिक से गाड़ी सही करवाकर यहाँ से चले जाएंगे। देखो, इस हवेली में वैसे तो कोई नहीं रहता है, पूरी हवेली खाली ही तो पड़ी है। आप चाहे तो यहाँ रात बिता सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, रात के समय अपने कमरे से बाहर ना निकलना, और खास तौर पर हवेली के सामने जो पीपल का पेड़ है उसकी तरफ देखना भी मत। आपके कहने का मतलब क्या है? ऐसा क्या है वहाँ पर? कुछ नहीं साहब, उधर गहरा कुआं है ना, और यहाँ पर रोशनी की सही व्यवस्था नहीं है, बस इसीलिए मैं सावधान करने के लिए ऐसा कह रहा था। बाकी आप शहर के पढ़े लिखे लोग हैं,
समझदार हैं, अपना भला बुरा समझते ही हैं। मेरी पत्नी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, क्या यहाँ पर आसपास कोई डॉक्टर मिलेगा? नहीं बाबूजी, यहाँ तो आसपास कई कोस तक कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपकी पत्नी गर्भवती है, ऐसी अवस्था में आपको इतनी रात गए खराब मौसम में ऐसे सुनसान जगह पर नहीं निकलना चाहिए था। आपको किसी ने बताया नहीं? गर्भवती औरतों को खतरा ज्यादा होता है। खतरा? कैसा खतरा? सूरज की बात के जवाब में उस चौकीदार ने एक गहरी सी नजर जानवी के ऊपर डाली और फिर चुप हो गया। उस आदमी की रहस्यमयी सी बातें सुनकर सूरज को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन फिलहाल उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो हवेली में रुकने के लिए तैयार हो जाता है। वो आदमी सूरज को ले जाकर फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरा दिखा देता है। आज रात के लिए आप इसी कमरे में रुक जाइए, कल सुबह अपने लिए कुछ व्यवस्था देख लीजिएगा। हमारी मदद के लिए धन्यवाद। उस आदमी के जाने के बाद सूरज जानवी को गोद से उतारकर बिस्तर पर लिटाता है और उसके चेहरे पर पानी छिड़ककर उसको होश में लाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद जानवी को होश आ जाता है। जानवी, हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो मजबूरी में मुझे तुम्हें लेकर हवेली के अंदर आना पड़ा। चिंता मत करो, तुम यहाँ पर सेफ हो। सूरज, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। प्लीज प्लीज चलो यहाँ से, मैं ठीक हूँ अब। अरे मैं तुमसे बता रहा हूँ ना कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, कैसे जाएंगे हम लोग यहाँ से रात में? अब आज की रात तो हमें यहाँ बितानी ही पड़ेगी, और ये सब मुसीबत में ना तुम्हारी जिद की वजह से फंसे हैं हम। अपने आगे किसी की सुनती ही नहीं हो तुम। सूरज के समझाने के बाद जानवी और सूरज वहीं पर सो जाते हैं। उन्हें लेटे हुए अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि सूरज को ऐसा लगता है कि कमरे के दीवारों पर कुछ घिसने की आवाज आ रही है। वो आंख खोलता है तो देखता है कि उसके पास सो रही उसकी पत्नी वहां से गायब है। तभी अचानक सूरज को किसी के गुर्राने की आवाज आती है और वो नजर उठाकर कमरे की छत की तरफ देखता है तो पाता है कि जानवी छत पर मकड़ियों की तरह चल रही है और बिल्कुल लाल आंखों से उसी को घूर रही है। जानवी, तुम वहां क्या कर रही हो और तुम वहां पहुंची कैसे? सूरज के इतना कहते ही जानवी एक शैतानी हंसी हंसने लगती है और देखते ही देखते जानवी की आंखें पलट जाती है और वो अपने फूले हुए पेट की ओर देखकर अचानक से गंभीर हो जाती है। नहीं जानवी, नहीं, कूदना मत, होश में आओ, हमारा बच्चा तुम्हारे अंदर है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। शैतानी मुस्कुराहट अपने होठों पर रखकर जानवी एक जोरदार छलांग लगाती है और फर्श पर कूद जाती है। पत्नी को इस तरह छत से कूदते देखकर सूरज आंखें बंद करके जोर जोर से चीखने लगता है। अगले ही पल उसे महसूस होता है कि कमरे में आसपास सब कुछ एकदम शांत हो गया है। घबराते हुए सूरज अपनी आंखें खोलकर देखता है तो पाता है कि नीचे फर्श पर तो कुछ है ही नहीं और कमरे में जानवी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। जानवी कहाँ चली गई? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? जानवी! सूरज जानवी चिल्लाता हुआ अपने कमरे की बालकनी से बाहर निकलता है तो देखता है कि सामने ही उसे वो पीपल का पेड़ नजर आ रहा है और जानवी उसी पेड़ की एक डाल से उल्टी लटकी हुई जोर जोर से हंस रही है। यह दृश्य देख सूरज के पांवों के नीचे से मानो जमीन खिसक जाती है और वो किसी तरह खुद को संभालते हुए जानवी चिल्लाता हुआ अपने कमरे से बाहर की ओर भागने लगता है। तभी उसे हवेली के केयरटेकर रामू काका सामने से लालटेन लिए उसकी ओर आते दिखाई देते हैं। क्या बात है साहब, कोई समस्या है क्या? आपके कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, सब ठीक तो है ना? मेरी पत्नी जानवी वहां पीपल के पेड़ पर। इतना कहकर सूरज पसीने से भीगने लगता है। आपसे कहा था ना साहब, उस पेड़ की तरफ मत देखना, लेकिन आप शहर के बाबू लोग किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। पहले गलती करते हैं, फिर जब भुगतने का समय आता है तो रोते हैं। सूरज अभी रामू काका से बात कर ही रहा था कि तभी उसे सामने से जानवी आती हुई नजर आती है। क्या बात है सूरज, तुम इतने घबराए हुए क्यों नजर आ रहे हो? जानवी, तुम तो वहां नीचे पेड़ के पास थी ना, इधर से कहां से आ रही हो? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अगर तुम यहाँ हो तो वो कौन थी? अरे मैं वहाँ पेड़ के पास क्यों जाऊंगी?
मुझे तो बस थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी, इसीलिए मैं हवेली में टहलने के लिए निकल गई थी। तुम्हें वहम हुआ होगा। चलो, रात काफी हो गई है, अब सो जाते हैं। जानवी की बात सुनकर हैरान परेशान सा सूरज अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर वापस अपने कमरे की ओर लौट जाता है और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगता है। इतना सब कुछ देखने के बाद अब तो जैसे सूरज की आंखों से नींद कोसों दूर भाग गई थी। काफी मशक्कत करने के बाद तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद सूरज की आंखें बंद होती है, लेकिन एक बार फिर रात में ही उसकी नींद टूटती है। उसे महसूस होता है कि उसके आसपास से कुछ भयानक आवाजें आ रही है। घबराते हुए सूरज एक बार फिर से अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसकी पत्नी नाखून से दीवारों को खरोच रही है और ना जाने अजीब सी भाषा में कुछ बड़बड़ा रही है। जानवी के नाखूनों से लगातार खून बह रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो दीवार को खरोचे ही जा रही थी। जानवी की ऐसी हालत देखकर अब तो सूरज का खून सूखने लगता है और वो अपने बिस्तर से नीचे उतरकर चिल्लाता हुआ तेज कदमों से कमरे से बाहर भागने लगता है। काका, वो मेरी पत्नी को कुछ हो गया है। मेरा यकीन करिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने देखा कि उसके पास एक गहरी काली परछाई दिखाई दे रही थी। कुछ तो है वहां। इतना कहकर सूरज काका को अभी तक की हुई सारी घटनाएं बताने लगता है। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी पत्नी को ब्रह्म प्रेत ने पकड़ लिया है, लेकिन वो ऐसे ही किसी को परेशान नहीं करता। जरूर तुमने उसके किसी नियम को तोड़ा है। क्या? ब्रह्म प्रेत? वो क्या होता है काका? और मेरी पत्नी के पीछे क्यों पड़ा है वो? हमने उसका क्या बिगाड़ा है? जरूर तुमने उस पीपल के पेड़ को अपवित्र किया होगा। तुम्हें शायद पता नहीं, वो पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है। उस पर ब्रह्म प्रेत का ठिकाना है। वो इस पेड़ पर सालों से रह रहा है और उसे अपना घर समझता है। ये हवेली भी उसी प्रेत के कारण वीरान पड़ी हुई है। बरसों पहले इस हवेली में रहने वाले ठाकुर हीरा सिंह के बेटे से भी ऐसे ही भूल हुई थी। छोटे ठाकुर की एक गलती ने ब्रह्म प्रेत को इतना क्रोधित कर दिया था कि इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, हवेली में मौत का तांडव शुरू हो गया। एक के बाद एक मौतें होने लगीं और जब कोई हल ना सूझा तो डर के मारे ठाकुरों ने ये हवेली हमेशा के लिए खाली कर दी। इतना ही नहीं, इस हवेली के आसपास कोसों दूर तक इंसान तो क्या, परिंदा भी पर मारने से घबराता है। तुम्हें ब्रह्म प्रेत की शक्तियों का अंदाजा नहीं है। उसकी एक नजर पड़ने से हरा भरा पेड़ सूख कर ठूंठ हो जाता है। तुम जानते नहीं किस बला से सामना हुआ है तुम्हारा। काका की बात सुनकर सूरज बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन काका, कोई उपाय तो होगा ना जिससे मैं अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को बचा सकूं। मेरी पत्नी गर्भवती है, भगवान के लिए कुछ करिए। मैं अपनी पत्नी और नन्हे से बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकता। सूरज की बात सुनकर काका उसे एक तांत्रिक के पास ले जाते हैं। मैंने अपनी सिद्धियों से पता लगा लिया है, उस पेड़ पर बहुत ही शक्तिशाली ब्रह्म प्रेत रहता है। उसकी ताकत के आगे कोई सामान्य इंसान टिक नहीं सकता। वैसे तो आपकी पत्नी के बचने की उम्मीद ना के बराबर है, लेकिन फिर भी एक प्रयास करके देख सकते हो। नहीं बाबा, मेरी पत्नी को कुछ नहीं हो सकता। प्लीज आप बचा लीजिए उसे। वो ब्रह्म प्रेत अभी तुम्हारी पत्नी के शरीर में है। अपना बदला लिए बिना वो उसके शरीर को छोड़ेगा नहीं। एक बार जो ब्रह्म प्रेत किसी से नाराज हो जाए तो फिर उसकी पीढ़ियां तक नष्ट कर देता है। इसे सामान्य प्रेत समझने की भूल मत करना। तुमने उसके पवित्र घर में जाकर मांस मदिरा का सेवन किया। इतना ही नहीं, मांस के टुकड़े भी वहां बिखेर दिए। तुम शायद जानते नहीं, ब्रह्म प्रेत ब्राह्मण प्रेत है। मानव रूप में उन्होंने ब्राह्मण बनकर जन्म लिया था। गलत मार्ग पर चलने के कारण मरने के बाद उन्हें स्वर्ग नहीं, ये प्रेत योनि मिलती है। तुमने मांस खाकर उसका धर्म भ्रष्ट किया है। अब वो अपना बदला लिए बिना शांत नहीं होगा। बाबा की बात सुनकर सूरज फूट फूट कर रोने लगता है। मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं अपने परिवार को? ठीक है,
एक अंतिम उपाय है। तुम्हें चलकर उसी पेड़ के नीचे शांति पाठ करना होगा, जहां पर बैठकर तुमने ब्रह्म प्रेत को मांस खाकर उकसाया था। अपनी भूल के लिए तुम्हें 100 बार नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी। हो सकता है ब्रह्म प्रेत का क्रोध शांत हो जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसका क्रोध बढ़ जाए और वो हम पर हमला करके हमारी जान ले ले। सोच लो, मौत को गले लगाने जा रहे हो। हम तो अघोर साधु हैं, हमें मृत्यु का डर नहीं, किंतु तुम गृहस्थ हो। अपना मन पक्का करके जवाब दो। सूरज के मन में अभी भी आस थी कि शायद उसकी पत्नी और बच्चा जीवित बच जाए, और वैसे भी अगर वो दोनों ही ना रहे तो ऐसा जीवन जीकर उसे मिलता ही क्या। सूरज को उम्मीद थी कि उसके माफी मांगने से शायद उनकी जान बच जाए, इसलिए वो हर जोखिम उठाने को तैयार हो जाता है। बाबा और सूरज पेड़ के नीचे जाकर शांति पाठ के लिए सभी सामग्री जुटाते हैं और हवन करना शुरू कर देते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हवन शुरू होते ही वहां तेज हवाएं चलने लगती है। उन हवाओं में इतनी ठंडक थी कि सूरज का रोम रोम कांपने लगा था। अचानक ही हवाओं का शोर उसके कान के आसपास आकर फुसफुसाता है। चले जाओ यहां से, चले जाओ। सूरज अभी भी आंखें बंद किए लगातार मंत्र पढ़ रहा था। उसी समय पेड़ के ऊपर से एक के बाद एक पत्थर जाकर सूरज और बाबा के ऊपर गिरने लगते हैं, और इसके साथ ही किसी के गुस्से में गुर्राने जैसी आवाजें सुनाई देने लगती है। डटे रहना, अगर तुम इस समय घबरा गए ना तो फिर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कोई नहीं बचा सकता। पत्थरों के मार सहते हुए भी सूरज लगातार उस पाठ को करता ही जा रहा था। पाठ खत्म होने के बाद सूरज हाथ जोड़कर रोते हुए ब्रह्म प्रेत से अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगता है। मैं अपनी भूल के लिए क्षमा मांगता हूँ। मेरे परिवार की जान बख्श दो। आपका अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अपनी भूल की माफी के लिए यह बच्चा आपके चरणों में 100 दीपक अर्पित करना चाहता है। आप अपना क्रोध छोड़कर इसकी भूल की माफी दे दीजिए। ये नादान है, नहीं जानता था आपका स्थान है ये। आप तो प्रेत राज हैं, आपसे कोई नहीं जीत सकता, इसलिए हम बस आपसे क्षमा याचना करने आए हैं। नाक रगड़कर माफी मांगने के बाद सूरज आंखें बंद करके वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता है और लगातार हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। कुछ देर के बाद जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कि उसकी पत्नी जानवी वहीं पेड़ के पास बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। सूरज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सूरज अपनी पत्नी को नाम लेकर पुकारता है तो जानवी आंखें खोल लेती है। सूरज, सूरज क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आ गई? जानवी, मुझसे अभी और कुछ मत पूछो, बस अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। बाबा को धन्यवाद कहने के बाद सूरज तेज कदमों से चलते हुए जानवी को अपने साथ लेकर गाड़ी में बैठता है और एक बार फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो एक झटके से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। वह मन ही मन ब्रह्म प्रेत को धन्यवाद देते हुए वहां से निकल जाता है। आज सूरज और उसके परिवार की जान तो बच गई थी, लेकिन इस हादसे ने उसके दिल में भयानक यादों को हमेशा के लिए अंकित कर दिया।